हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम कुछ आईटी सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले लास्ट टाइम हमारा इतना जो है ये हो गया था क्लास में। ये आप देख लीजिएगा कि अगर आईटी को इंटीग्रेट किया जाता है सप्लाई चेन के साथ तो क्या होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोडक्ट के अंदर भी इम्प्रूवमेंट होगी क्योंकि इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज है, फीडबैक दिए जाते हैं। तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती है, इम्प्रोवाइजेशन करती है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत बेटर होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर्स का यूज़ हो रहा है तो कहीं 19-20 का चूक भी नहीं होगी। ठीक है, सप्लाई चेन पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट अच्छा होगा क्योंकि जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ एक जगह जब आप मिल जाते हैं, आप प्रॉपर ट्रैक कर पाते हैं कब आ रहा है, टाइमली पेमेंट हो रही है, खासकर जब रियल टाइम कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस वक्त उसमें क्या है, आपका सारी जो पार्टीज़ हैं आज के टाइम पर यही हो रहा है कि मिलकर ही क्या है काम किया जा रहा है। वही है प्रॉपरली ज़्यादा आज के टाइम पर अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो बेटर ट्रैकिंग और डिलीवरी जो है अच्छी हो रही है। इम्पॉर्टेंस हम देख चुके थे। अब हम करने जा रहे हैं टिपिकल आईटी सॉल्यूशंस, और ये आपकी बुक में जो दिए हैं वो उतने एडवांस नहीं हैं क्योंकि वे बियॉन्ड इसके आगे भी काफ़ी हाई लेवल पर क्या है टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। इवन आज आप लोग अगर शार्क टैंक इंडिया देखते हैं तो वहाँ पर बहुत से आपके आईटी के प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं वेंचर आपकी कैपिटल रेज करने के लिए। तो आपको पता है कि आईटी टेक्नोलॉजी बहुत आगे की पहुंच चुकी है। अब जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ EDI, ERP, इंटरनेट एंड एक्सट्रानेट, डाटा वेयर हाउसिंग एंड माइनिंग, ई-कॉमर्स एंड ई-प्रोक्योरमेंट, बारकोडिंग टेक्नोलॉजी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज XML एंड इमेजिंग। हाँ जी, अब देखिए इंफॉर्मेशन डाटा एक्सचेंज हमने बात की थी कि अब क्या है, ये एक तरह से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज है, वो भी किस एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ठीक है, मतलब जो पुराना एक जो फैक्स का, ईमेल का या पोस्टल जो था आपका डाक का तरीका था डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करने का जिनमें वक्त भी लगता था ज़्यादा पोस्ट के अंदर। ईमेल में ठीक है जल्दी हो जाता था लेकिन क्या है सेफ्टी भी ध्यान रखनी होती है और वो उतना बेटर तरीके से क्या है आपका नहीं हो पाता था। इसीलिए क्या किया गया, आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज लेकर आया गया जहाँ पर क्या किया जाता है, ये ईमेल अप्रोच पर ही काम करता है। बस इसमें क्या है कि अब बेसिकली क्या है, आपके कंप्यूटर जो है वो रियल टाइम के अंदर क्या है स्ट्रेट आपके प्रॉपर एप्लीकेशंस होती हैं कस्टमर के, मतलब जो भी आपके रिसीवर है मतलब बायर है और सप्लायर है, तो उन दोनों के कंप्यूटर्स पे एप्लीकेशन होती हैं और वहाँ पर स्ट्रेट अवे क्या है आपका डाटा, क्या आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पर जाता है और क्या है रियल टाइम में वो क्या है फिर प्रोसेसिंग होती है। तो ये रियल टाइम बेस्ड है। बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के अंदर वो आपके क्या होते हैं, परचेज ऑर्डर। अब एप्लीकेशन यूज़ हुई है कि हाँ परचेज ऑर्डर इतना आया है आपके सिस्टम के ऊपर, बायर ने क्या किया आपको परचेज ऑर्डर दिया सप्लायर को कि भाई इतना क्या है क्वांटिटी हमें चाहिए, तो उसने उसी वक्त क्या है जो एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, उसी वक्त रियल टाइम में ही क्या है उसे इनवॉइस प्रोवाइड कर दिया कि भाई ये लो इतने का, जैसे हम लोग एप्लीकेशन पे कहते हैं कि इतने का बिल बनता है हमारा, तो उसी तरह से ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है। सिर्फ 2 तरह के बिजनेस हैं जो आपस में डील कर रहे हैं, उनमें क्या परचेज ऑर्डर दिए जा रहे हैं, उनके क्या बिल बन रहे हैं, और भाई जब क्या है शिपिंग का नोटिस आएगा तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है जो शिपिंग कंपनी है वो भी इंटीग्रेट होगी, तो वो पहुंच जाती है कि हाँ आपकी शिपमेंट आ चुकी है, आप क्या है जो यार्ड है डॉकिंग यार्ड है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मतलब जो पोर्ट है आपका वहाँ से अपना क्या है अनलोड कर सकते हैं और लेकर जा सकते हैं। तो इस 3 तरह के आपके डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होते हैं EDI के अंदर।
और इसमें क्या किया जाता है, और इस तरह से आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंट्स जिनको आसान, मतलब वो समझना आसान हो उनको। हमने बात की थी ना, पहले आप पढ़ते आ रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर कि क्या होती है क्रिप्टोग्राफी, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होता है दोनों साइड्स के ऊपर। तो वहाँ पर कुछ बहुत ये कि ऑब्वियस सी बात है, दो कंपनीज़ के बीच में एक्सचेंज हो रहा है डाटा का, और बिल एक्सचेंज हो रहे हैं, इनवॉइसेस एक्सचेंज हो रहे हैं, एक तरह से एक बड़ी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है कि बड़े लेवल पर बिजनेस चलते हैं। तो वो क्या है आपके मतलब बहुत सेफ तरीके से चलाए जाएंगे। तो वहाँ पर उनका क्या है, एक अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज़्म भी क्या है आपका अलग होता है। ठीक है, अब देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज जो है वो काम कैसे करता है। 3 स्टेप्स के अंदर आपके डॉक्यूमेंट क्या है सेंड किए जाते हैं। पहले क्या होता है आपका, सबसे पहले पूरा का पूरा डाटा जो है उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, रादर देन एक ऑर्डर को प्रिंट कर कर भेजने के बजाय एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल को बनाया जाता है। और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्या है आपकी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक ईडीआई डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। ठीक है, और वो ईडीएन उसमें क्या होता है आपका, मतलब जैसे कि चाहे वो डाटा एंट्री जो हो वो ह्यूमन डाटा एंट्री करे उस इलेक्ट्रॉनिक फाइल के अंदर। जैसे हम एक्सेल की शीट है, सपोज़ हमने क्या है इंपोर्ट कर ली कोई स्प्रेडशीट, ठीक है, एक्सपोर्ट कर ली स्प्रेडशीट या डाटाबेस जो है, या ह्यूमन एंट्री करके एक आप एक एक्सेल फाइल बना रहे हैं। और यह है आपके क्या है, कुछ आपके इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट्स हैं उनको रिफॉर्मेट करके डाटा फाइल्स के उसमें कन्वर्ट करते हैं। और उसमें क्या है, एक्सचेंजिंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस टू ऑटोमेटिकली क्रिएट, जितनी भी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, मतलब यहाँ पर ERP का यूज़ हो गया, तो जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ एप्लीकेशंस जो यूज़ हो रही हैं वो ऑटोमेटिकली आपको एक आउटपुट फाइल क्रिएट करके देती हैं कि हाँ हमें ये आगे और ऑर्डर बनाना है। क्योंकि हमने बात की थी ना कि स्टोरेज वाले के पास अलग एप्लीकेशन है, परचेज डिपार्टमेंट के पास अलग एप्लीकेशन है जो अपना मेंटेन कर रहे हैं, पेरोल वाले के पास अलग है, तो वो आपस में इंटीग्रेटेड हैं, तो वो ऑटोमेटिकली एक आउटपुट फाइल बना के देती हैं। फिर वो EDI स्टैंडर्ड में ट्रांसलेट होती है कि हाँ ये आगे क्या है आपका डॉक्यूमेंट, ये आपका परचेज ऑर्डर जाएगा, ठीक है, ये चीज़ चाहिए, तो ये डॉक्यूमेंट वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है आगे भेजने के लिए। अब देखिए, तो परचेजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बिल्ट इन इंटरफेस, तो जो भी आपका अब ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, तो मोस्ट ऑफ जितनी भी परचेजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होती हैं उनके अंदर बिल्ट इन इंटरफेस होता है EDI फाइल्स का। तो वो क्या है, सिर्फ EDI फाइल्स का जो भी बिल्ट इन इंटरफेस है, आपको परचेज ऑर्डर करना है तो इसके अंदर सिर्फ डाटा जो है कि आपको कितना पहले से स्टोरेज पड़ा है और कितना आगे आपको कितना चाहिए, और सीधा वहाँ से क्या होगा ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, कन्वर्ट होगा EDI फाइल में स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, या इंपोर्ट किया जाएगा किसी एक्सेल फाइल या स्प्रेडशीट से, और सीधा क्या है वो जो परचेज का ऑर्डर है वो क्या है सप्लायर के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, अभी तो पहले क्या है कन्वर्ट होगा, अभी तो EDI फाइल में का सॉफ्टवेयर है स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। अब क्या कहते हैं, पहले तो आपने एक प्रिपेयर किया डॉक्यूमेंट, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किया जाएगा EDI फॉर्मेट में। हमने भी बात क्या की थी कि उसे अगर ऑटोमेटिकली सिस्टम है तो वो क्या है ट्रांसलेट किया जाएगा EDI स्टैंडर्ड में, नहीं तो अगर आप एंट्री कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो पहले ट्रांसलेट करना ज़रूरी है उसको EDI फॉर्मेट के अंदर। तो ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होगा जिसका काम क्या होगा, आपका इंटरनल डाटा जो है वो क्या है EDI स्टैंडर्ड के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है, कुछ डाटा एलिमेंट्स का यूज़ करके, एल्गोरिथम्स का यूज़ करके, और वो प्रॉपरली आपका मतलब उसमें ज़रूरत क्या है कि इसके लिए प्रॉपरली आपकी मैपिंग टेक्नोलॉजी जो है, यानी कि एक वो जो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैपिंग टेक्नोलॉजी बहुत बेटर हो कि कैसे आप इंटरनल डाटा को क्या करोगे इंटीग्रेट कॉरिलेट करोगे EDI के साथ, इलेक्ट्रॉनिक डाटा के साथ, क्योंकि आपके वेयर हाउस में इतना पड़ा है,
आप बेच इतना चुके हो, तो वो नंबर जो डिजिट्स हैं कि हाँ इतना पड़ा और अब मंगाना कितना है, तो वो जो करेक्ट मैपिंग जो होगी ना कि एग्जैक्ट फिगर कि हमारा नेक्स्ट EOQ जो वाला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी परचेज ऑर्डर हम कितना मंगाएं, तो वो उसमें आपका क्या है, वो मैपिंग में आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशलाइजेशन होना चाहिए कि इस तरह से आपकी एप्लीकेशंस आपस में इंटीग्रेट हों कि वो डाटा जो रिक्वायर्ड है EDI डॉक्यूमेंट्स के लिए वो क्या है चला जाए, बनाया जा सके। अब बात आती है कनेक्ट एंड ट्रांसमिट योर EDI डॉक्यूमेंट्स टू योर बिजनेस पार्टनर। जब आपका डॉक्यूमेंट बन गया, तैयार हो गया और ट्रांसलेट भी कर दिया है आपने EDI स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर, तो आप बिज़नेस पार्टनर को वो ट्रांसमिट करते हो। और ट्रांसमिट करने के भी तरीके कई हैं। वो क्या उसमें क्या है, आपका कुछ डायरेक्टली करते हो AS2 यूज़ कर या कोई इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो सिक्योर तरीके से, हमने बात की थी ना कि अंडरस्टैंडेबल हो और सेफली भी जाए। जैसे हमने बात की थी कि आगे ब्लॉकचेन आएगा, वो सेफ मोड्स होते हैं डाटा एक्सचेंज करने के। ब्लॉकचेन तो खैर जहाँ डिजिट्स आएंगी, अगर आपकी बात करें कि जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी आती है या बैंकिंग आती है, स्कॉलरशिप्स आती हैं या जो किसानों के खाते में पैसे आते हैं, वो मतलब विदाउट एनी करप्शन काम हो, उसके लिए ब्लॉकचेन आएगी। तो उसका यहाँ पर भी यूज़ हो सकता है डॉक्यूमेंट के लिए, बट वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा कंपनी को। तो बेसिकली इसमें मेन सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योर तरीके से क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, तो ट्रांसमिट किया जाएगा अनदर सिक्योर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू। कनेक्ट टू एन EDI नेटवर्क प्रोवाइडर। कुछ जैसे हमने बात की थी कि इंटरफेसेस होते हैं EDI के, तो WAN मतलब वाइड वर्चुअल एरिया नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं, वो प्रॉपरली EDI नेटवर्क प्रोवाइडर्स होते हैं एक्सचेंज के लिए, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज के लिए। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे अपने सप्लायर को जहाँ पर आपको वो ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, तो कोई भी आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल हो सकता है जो आपका पार्टनर या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो प्रेफर करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मतलब आपका सिक्योर प्रोटोकॉल या उनका जो प्रेफर्ड प्रोटोकॉल है, कॉम्बिनेशन आपका उससे जैसे भी आपकी क्लाइंट और आपके बीच में कोई भी मतलब क्या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए तो कॉम्बिनेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये आपको बना कर दे रखा है डायग्राम कि ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, जो क्या है हेल्प करेगा डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करने में दूसरी पार्टी को। ये आपकी क्या है सेंडिंग कंपनी है, ये क्या है इंटरनल फॉर्मेट में पहले आपको इंटरनल फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रही है, फिर उन्हें ट्रांसलेट कर रही है EDI फॉर्मेट के अंदर, फिर EDI फॉर्मेट के अंदर क्या है आपका डाटा ट्रांसलेट हो रहा है, फिर EDI डाटा जो क्या है कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर में जा रहा है। ठीक है, अब यही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है आपकी रिसीविंग कंपनी के पास है, वहाँ पर भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, आपका ये नेटवर्क काम कर रहा है दोनों इसमें। अब जो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज हो रहा है, तो इसके थ्रू वाया दैट, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन हो सकता है या आप डायरेक्ट नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने रिसीवर कंपनी तक क्या है ये डाटा को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के बेनिफिट्स क्या हैं। इफ़ेक्टिव है, बहुत आसान है, आसानी से डाटा पहुंचाया जा सकता है विदाउट एनी लूप होल, कहीं आपस बीच में टूटेगा नहीं। और कहीं क्या है हम बात करें कि कहीं बीच में किसी को क्या है कोई हैक नहीं कर सकता, क्योंकि सिक्योर तरीके से एक प्रॉपर EDI नेटवर्क उनके लिए स्पेशल तैयार किया गया है, बना हुआ है। गिव्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज यू आर वर्किंग इन रियल टाइम, तो आपके लिए फ़ायदा है कि जल्दी जाते ही, उसने बात की थी ना कि प्रोसेसिंग कैन बिगिन इमीडिएटली, जो भी आपको काम करना है वो काम जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है आपके पास और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ही, कस्टमर भी हैप्पी है आपका, क्योंकि आपको अगर हम बात करें, अगर ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच में ना होकर कस्टमर और डायरेक्ट कस्टमर तक कोई चीज़ बेची जा रही है,
तो वहाँ पर कस्टमर हैप्पी है। जैसे हम जोमेटो की बात करें, अगर वहाँ हम उसको माने कि EDI का सिस्टम है तो क्या है आपका प्रॉपर ट्रैक कर पा रहा है तो कस्टमर हैप्पी है। लीड टू एन एक्सटेंट, और अगर हम बात करें बड़े लेवल पर जब बन रहा है तो भी क्या है आपका प्रोसेसिंग जल्दी हो रही है, जल्दी मिल रहा है, तब भी हैप्पी है। लीड्स टू एन एक्सटेंशन ऑफ बाइंग सेलिंग सेंटर्स। अब वो क्या कह रहा है कि हाँ आप क्या कर सकते हो कि बढ़ा सकते हैं अपना काम जब आपके पास, क्योंकि मास स्केल के ऊपर जब बनेगा आपका, लो कॉस्ट पे चीज़ें बन रही हैं, IT एनेबल टेक्नोलॉजी हो चुकी है, तो आप बाइंग सेलिंग सेंटर्स क्या है ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कस्टमर के साथ जो डाटा का एक्सचेंज है, हमने बात की ना, उसी वक्त परचेज़ किया जा रहा है, इन्वॉइस जा रहा है, शिपमेंट का हो रहा है, आपके बिल्स पेमेंट हो रही है, तो क्या है आपका रिलेशनशिप बेटर होगा विद कस्टमर, विद अल्टीमेट कंज्यूमर, विद नंबर ऑफ जितने भी चेन के बीच में आते हैं लोग। लीड्स टू कॉपरेशन इंडस्ट्रियल, एक बहुत ही कॉपरेटिव एनवायरनमेंट होगा एक आपके बिजनेस इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर आपका, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर चीज़ हर एक जुड़ा हुआ है आपके साथ, जो भी नेटवर्क के अंदर इन्वॉल्व है। सप्लीमेंट्स अदर टाइप ऑफ communication, you can communicate any other material also apart from only purchase order, invoice and advance ship notice। तो डॉक्यूमेंटेशन का एक्सचेंज बढ़ाया जा सकता है, इसमें सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि आप सिर्फ 3 ही चीज़ें करनी है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट और टाइम कम लगेगा, ये हमने पहले ही बात की थी। एक्यूरेसी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम बात करें एक्यूरेसी की, क्योंकि हमने बात की थी कि अगर EDI हमारा सिर्फ एक सप्लायर के साथ डाटा इंटरचेंज हो रहा है या किसी पार्टी के साथ, और उस कंपनी में ERP है, मतलब कि बाकी एप्लीकेशंस हर एक डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है, तो उनको पता है कि हाँ कितना हमें एग्जैक्ट फिगर डाटा का चाहिए, सॉरी स्टॉक का चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो वो क्या होगा, तो जो भी आउटपुट निकल कर आएगा EDI फाइल्स में वो बहुत एक्यूरेट होगा। तो एक्यूरेसी है। ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री, आप ऑब्वियस सी बात है ना, जब आप बिल्कुल कैलकुलेटेड फिगर दे रहे हो तो इसका मतलब आप ओवर स्टॉकिंग भी नहीं करोगे, अंडर स्टॉकिंग भी नहीं करोगे, तो ऑप्टिमाइजेशन लेवल के ऊपर होगा। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा कि हाँ आपको अब डाटाबेस बना हुआ है, आपको पता है कि भाई ये फिगर्स निकल कर आ रही हैं तो हमें आगे ये प्लेस करना है, तो कोई बहुत झंझट वाला काम और दिमाग खपाने वाला काम नहीं रहा। ठीक है, अच्छा अब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें क्या किया जाता है, ये एक वेट अ मिनट, हाँ जी, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हमने बात की थी कि ये आपका एक तरह से हम बात करें कि इंटीग्रेशन है एप्लीकेशंस का, जो सारी मतलब कि क्या किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी बिजनेस प्रोसेसेस हो रही हैं, ठीक है, रियल टाइम में सारी प्रोसेसेस जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो मीडिएट की जाएंगी बाय सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी। तो हर एक एक्टिविटी जो भी हो रही है वहाँ पर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी एज अ मीडिएटर काम कर रही है। ठीक है, तो अब ये जो है आपका ऐसे बिजनेस मैनेजमेंट कंपनीज यूज़ करेंगी, तो इन मैनेजमेंट कंपनी को जो सूट करेगा वो सूट करेगा इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन का एक बहुत बड़ा पैकेज जो है स्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन, मतलब कि एक बहुत बड़ा पैकेज होगा जिसके अंदर एक उसमें क्या होगा कि भाई कलेक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए, मैनेजमेंट के लिए, डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए, और मतलब जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं तो सब स्टोरेज, कलेक्शन, पेरोल, उनके लिए आपस में एक प्रॉपर उनके लिए अलग से पैकेज क्या है आपकी IT कंपनीज बना कर देती हैं कि हाँ बिज़नेस जो है ना हमारी कंपनी का ये सॉफ्टवेयर यूज़ करेगा तो इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं स्टॉक कलेक्शन को मेंटेन करने के लिए हम ये ऐप देते हैं, स्टोरेजमेंट के लिए हम ये ऐप देते हैं, पूरा मैनेजमेंट करने के लिए हम ये ऐप देते हैं। तो वो पूरा स्यूट आपका एक पैकेज बन के दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे हमने बात की कि आपके ERP सिस्टम में क्या ट्रैक कर सकता है कि एक प्रॉपर क्या है, एक कॉमन डाटाबेस, हाँ आपने सुना होगा
DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसका काम क्या होता है कि वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपने अपने तरीके से चलाई जा रही हैं, लेकिन आपस में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हर एक काम को क्या है एक अलग ऐप संभाल रही है और सारी ऐप आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड हैं। तो जो भी आउटपुट देंगी वो आउटपुट क्या होगा, एक वेरी एक्यूरेट और कंक्लूसिव होगा। तो हमने बात की कि जो ERP सिस्टम है वो ट्रैक करता है बिजनेस रिसोर्सेज को, हाँ कि भाई कैश को संभालने के लिए अलग आपका सिस्टम है, एप्लीकेशन है, मटेरियल को ट्रैक करने के लिए अलग सिस्टम है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी पे काम कर रहा है वो अलग सिस्टम है। मतलब कुछ आपके डिवाइसेस लगे हुए हैं, चिप्स लगी हुई हैं, सॉफ्टवेयर तो है ही, और स्टेटस ऑफ बिजनेस मतलब ऑर्डर के लिए, परचेज ऑर्डर के लिए, आपका सेल ऑर्डर के लिए, पेरोल आपके जो सैलरी बनानी होती है, तो उनके लिए सबके लिए क्या है आप इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अलग तरह के क्या हैं आपके एप्लीकेशंस हैं जो इन कामों को संभालेगी। ठीक है, तो हमने बात की ना कि एप्लीकेशन जिस सारे सिस्टम को जो बनाती हैं, डाटा शेयर होता है अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट, आप चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, चाहे परचेजिंग में हो, चाहे सेल में हो, अकाउंटिंग में हो, तो ये सारा डाटा क्या है ये एप्लीकेशंस प्रोवाइड करती हैं। तो सारे फंक्शंस जो हैं वो कनेक्टेड हैं, मैनेजमेंट सारे फंक्शंस कनेक्टेड हैं, और क्या है आपकी मैनेजमेंट प्रॉपर कनेक्टेड है जो बाकी के स्टेक होल्डर्स, मतलब स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है कि चाहे वो आपके सप्लायर्स हैं, चाहे वो आपके क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो आपके कस्टमर्स हैं, तो वो सभी से क्या है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का फ्लो डिफरेंट क्या है आपकी एप्लीकेशन से अलग अलग लोगों को जा रहा है, तो चाहे वो आपके अंदर के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के पर्सन हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, आपके डिपार्टमेंट्स हैं, या वो बाहर से आपको डील करो क्रेडिटर्स वगैरह से, तो आपस में सब जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही एक बहुत बड़ा पैकेज दे रहा है हर तरह की एप्लीकेशन को, हर तरह की किस चीज़ को, हर तरह की एप्लीकेशंस का पैकेज दे रहा है कि हर एक एक्टिविटी को इस तरह से मेंटेन किया जाएगा और सारे क्या है एक तरह से जुड़े रहेंगे। तो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो उन लोगों के बीच में क्या है एक्सचेंज, वो सारी बहुत ट्रांसपेरेंसी से चलती रहेगी। जैसे आपका एडमिशन होते हैं कॉलेज में, ठीक है, DHE की वेबसाइट पर होते हैं, पोर्टल होता है, वहाँ पे ये चीज़ें करते हो, तो अब उसी के साथ अब कोई ना कोई सिस्टम जो है वो क्या है कॉलेजेस को दे रखा है। ठीक है, अब कॉलेजेस जो आपके एडमिशन्स करते हैं, फ़ीस जाती है और फिर वहीं वो कुछ सॉफ्टवेयर आपके कॉलेज को दे रखे हैं। अब वो चीज़ क्या है, फिर आप पेमेंट करते हो तो क्या है बैंक को वो चीज़ दे रखी है। ठीक है, कोई ना कोई तो मतलब वो एक लिंक दे रखा है, तो उस लिंक से वो एक्सेस होते हैं, तो वो सारा का सारा जो पैसा है वो क्या है DHE के पास जाता है। तो मतलब एक प्रॉपर डाटाबेस सिस्टम क्या है बनाया गया है उस काम को करने के लिए। ठीक है, जैसे हमने ये बात की, अब देखो इस डायग्राम के अंदर कि आपका यहाँ पर क्या है फ्रंटलाइन ऑफिस है, यहाँ पर आपका जो मेन यहाँ कस्टमर्स हैं, यहाँ आपका सप्लायर्स हैं। बैक एंड ऑफिस में क्या हो रहा है आपका मैन्युफैक्चर एप्लीकेशंस काम कर रही हैं। ठीक है, सप्लायर के साथ आप जुड़े हुए हैं, यहाँ पर मैन्युफैक्चर एप्लीकेशंस काम कर रही हैं, यहाँ फाइनेंशियल एप्लीकेशंस हैं, यहाँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट है कि भाई कितना सप्लायर से चाहिए और पैसा कितना देना है, इन्वेंट्री कितनी आई है, मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या है आपका सेंट्रल बेस से पूरा डाटाबेस क्या है इससे जो रिपोर्ट सिस्टम है कि हाँ ओवरऑल हर एक एक्टिविटी में हो क्या रहा है वो ये सिस्टम समझेगा और रिपोर्टिंग होगी। तो यहाँ पर चाहे वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग होगी, चाहे HR है वो भी क्या है जुड़ा हुआ है आपस में। ठीक है, और यहाँ पे आपका फ्रंट ऑफिस में ये कस्टमर्स यहाँ पर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सर्विसेज एप्लीकेशंस है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन है कि कैसे उन तक पहुँचाना है, तो ये सब आपका जुड़ा हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसके अंदर आपका क्या है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पर नंबर ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप देख लो कि ERP में जो सपोर्ट करती हैं आपकी बिजनेस फंक्शन पोटेंशियली सपोर्टेड बाय ERP, वो कौन से फंक्शंस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
का जो ERP सिस्टम है ये किन को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के अंदर सपोर्ट करता है। भाई अकाउंट रिसीवेबल कितना BR है, कितने BP है, लेनदार कितने हैं, देनदार कितने हैं, ये कौन मेंटेन करेगा, एप्लीकेशन मेंटेन करेगी। तो फाइनेंस के लिए अलग एप्लीकेशन बनी हुई है, पूरे डाटाबेस में अलग अलग चीज़ों के लिए और इन सब एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग क्या है एप्लीकेशन बनी है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है, सारी रिलेटेड है ना। जैसे आपका खुद का भी तो एक डाटाबेस बना रखा है कि आपको पैन कार्ड के साथ आपका बैंक अकाउंट भी जोड़ दिया, आधार कार्ड भी जोड़ दिया, आपका फैमिली कार्ड भी जोड़ दिया, जितने कार्ड है वो सब जोड़ दिए। तो कहीं ट्रांसपेरेंसी क्या है, ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से आप सब गवर्नमेंट के सामने है। तो इस मतलब एक तरह से आपका क्या है, आपका खुद का भी एक डाटाबेस बना हुआ है, ठीक है ना। तो इसी तरह से अब ये क्या फाइनेंशियल एप्लीकेशंस होंगी, एसेट अकाउंटिंग की एप्लीकेशंस होंगी कि भाई एसेट क्या है, रिवैल्यू हो रही है, उसका कितनी डिप्लीट हो रही है, डेप्रिसिएशन कितना डल रहा है, तो वो अपने आप होता रहता है, ठीक है। आप एंट्री करते हैं तो मेंटेन रहता है। कैश फोरकास्ट करना, कितनी रिक्वायरमेंट आगे पड़ेगी देखते हुए कि भाई ऑपरेशन में कितना जा रहा है, लॉजिस्टिक में कितना जा रहा है, मार्केटिंग में कितना जा रहा है, तो कैश फोरकास्टिंग के लिए अलग वो है। वो पूरे मतलब क्या कहते हैं, टाइम सीरीज पढ़ी होगी आपने स्टैट्स में, तो वो पूरा ट्रेंड बताता है कि ये ट्रेंड है आपका, तो इतना आगे फोरकास्ट करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत निकालनी है तो लागत निकालनी है, लागत कैसे निकाली जाएगी, किसी भी चीज़ की आपने कॉस्ट में पढ़ी हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे वो आपके वेजेस का हो कंपटीशन, चाहे आपके इंसेंटिव्स का हो, तो वो सेट हैं आपके सॉफ्टवेयर, आपके सेट हैं, बस उसमें डिजिट्स डालेंगी और आपको क्या है वो रिजल्ट निकल कर दे देंगी। और हम कॉस्ट अकाउंट उसमें पढ़ें फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के अंदर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल कंसोलिडेशन में जब बैलेंस शीट वगैरह सब बनेगा जो भी है तो वो कैसे होगा। जनरल लेजर के लिए आपका एप्लीकेशन है, एंट्री की जाएंगी। अब खाते, ये पुरानी बात होगी कि भाई बही खाते बनाए जाते हैं, अब हर चीज़ क्या है, टैली अकाउंटिंग से ये सारी चीज़ें आएंगी, ये तो अब टैली अकाउंटिंग से भी बियॉन्ड चला गया है। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस वो आप कर सकते हो, जो भी आपका रेशोज़ पढ़ते हो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ पढ़ते हो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरियांसेस क्या क्या आ रहे हैं, वाकई जो बजटेड था उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई है, कहीं कम तो नहीं है आपकी, कहीं कॉस्ट ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है, तो डेविएशंस कहाँ आ रही हैं, कॉस्ट सेंटर्स रिस्पॉन्सिबल कौन से ठहराने हैं, तो वो एप्लीकेशन बन गई सबके लिए। अब ह्यूमन रिसोर्स के लिए एप्लीकेशन क्या है, वही कितने टाइम के लिए पर्सन आ रहा है वो भी उसके लिए एप्लीकेशन है। पेरोल सैलरी बनाई जा रही है तो उसके लिए एप्लीकेशन है। पर्सनल प्लानिंग, कितने पर्सन आपकी कंपनी में काम करते हैं, कितने स्किल सेट है उनका, कितना एक्सपीरियंस है, तो वो सारा रिकॉर्ड करने के लिए है। ट्रैवल एक्सपेंसेस, वो सारा रिकॉर्ड करने के लिए एप्लीकेशन है। आपका इन्वेंट्री, अब ऑपरेशन की हम बात करें तो क्या है, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है आपका, तो उसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन है। मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, ये जितने भी आप कॉस्ट में पढ़ते हो कि आपका कैसे हम कहीं फीफो लीफो इस तरह से जा रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सारा मैनेज किया जा रहा है। प्रोडक्शन प्लानिंग की, आपको कितना आगे प्रोडक्शन करना है, तो वो पूरा फोरकास्टिंग जो होगी वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग होगी। टाइम रिक्वायरमेंट, क्योंकि डिमांड एनालिसिस डिपार्टमेंट भी जुड़ा है ना, सारे इंटीग्रेटेड हैं एप्लीकेशंस आपस में। प्लांट को मेंटेन कैसे करना है, तो ये भी कितनी वो लगेगा डेप्रिसिएशन वगैरह, तो वो सब जुड़ा है आपका, किस तरह से उन्हें मेंटेन करके रखना है। और हम बात करें कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके लिए एप्लीकेशन है, परचेजिंग के लिए एप्लीकेशन है, शिपिंग के लिए एप्लीकेशन है, तो वो सभी आप में जुड़े हुए हैं कि भाई हाँ शिपिंग हो गई, अब उसके बाद क्या है इन्वॉइसेस के साथ चेक किया जाएगा, शिपिंग को कंसीडर किया जाएगा। अब इतना परचेज़ ऑर्डर आया था, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के साथ भाई कि हाँ इतना शिपिंग आया था, इतना ये लगा, इसका कॉस्ट इतना लगा, तो सारा का सारा क्या है, हर एक की एप्लीकेशन है वो आपस में खुद ही क्या कर देगी, रियल टाइम पर प्रोसेसिंग कर क्या किया जाएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो ओवरऑल कॉस्ट भी और सारे जो फंक्शंस सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वेंडर इवैल्यूएशन कि वेंडर की क्रेडिबिलिटी चेक करनी है कि हाँ सही है या वो नहीं है, तो वो भी आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि उनकी लास्ट डीलिंग्स कैसी थी आपके साथ। सेल्स एंड मार्केटिंग में ऑर्डर मैनेजमेंट की, सेल्स ऑर्डर कैसे मैनेज करना है, कहीं ऐसा ना हो कि आउट ऑफ स्टॉक रह जाए, चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। प्राइसिंग कैसे सेट करोगे, क्योंकि आपको कॉस्ट भी देखना है, मार्केट प्राइस भी देखना है, मार्जिन कितना सेट करोगे वो देखोगे। सेल्स प्लानिंग, कितना सेल्स करने वाले हैं उसके लिए एप्लीकेशन है। प्रॉपर सेल्स मैनेजमेंट वो कैसे मैनेज करोगे, किस तरह से प्रमोशंस मैनेज करेंगे। अब बेनिफिट ऑफ ERP, इसमें क्या है आपका
आईटी फ़ायदे क्या हैं, क्योंकि सारा फोकस ही इस पे क्या किया गया है, काम सारे रियल टाइम में हो रहे हैं, हर एक एक्टिविटी के लिए एप्लीकेशंस हैं, तो आईटी कोर्स के ऊपर फोकस है, ये फ़ायदा है। टोटल विजिबिलिटी, हर चीज़ क्या है आपकी ट्रांसपेरेंट है, सबको पता है, क्योंकि सब चाहे वो बाहर के स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरनल है, सबको पता है। इम्प्रूव्ड रिपोर्टिंग एंड प्लानिंग, आप प्रॉपरली, क्योंकि आपको क्या है एक कंक्लूडेड इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सारी एप्लीकेशन जुड़ी हुई हैं, तो आपको रिट्रीव कर रहे हो सारी, पूरा एनालिटिकल डाटा सारा क्या है आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो उस बेसिस पे आप फ्यूचरिस्टिक प्लान्स बना रहे हो, फोकास्ट कर पा रहे हो कि करना क्या है आगे। कंप्लीट कस्टमाइजेशन, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे चलेगा एज़ पर नीड, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा कस्टमाइजेशन हो रहा है कि एज़ पर रिक्वायरमेंट आपको बदलना पड़ रहा है, फ्लेक्सिबल होना पड़ रहा है, तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। आपको पेरोल्स के अंदर या कुछ कोई भी, जो हमने ये चीज़ पढ़ी कि एप्लीकेशन यहाँ यूज़ होती हैं, जो चीज़ भी आपको बदलनी है तो आप उसको कर सकते हो। सॉफ्टवेयर ही तो हैं, एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि आप रियल टाइम में कर रहे हो, तो जल्दी जल्दी काम होगा, कस्टमर सर्विस आपकी बढ़ेगी, ठीक है। सिक्योर है डाटा, क्वालिटेटिव है डाटा, और कंज्यूमर जुड़ेगा काफ़ी हद तक, क्योंकि बिल्कुल ईजीली से अगर हम जुड़े हुए हैं आज के टाइम पर फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन, अजियो से या मंत्रा से, तो क्यों जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम कस्टमर सर्विस अच्छी है बिकॉज ऑफ दैट ERP। अगर जो सॉफ्टवेयर जो काम कर रहे हैं उसके पीछे वो हमें दिख नहीं रहा, लेकिन जो काम कर रहे हैं आपको डिलीवरी टाइम पर मिल रही है, आपका प्रॉपरली आप क्या कर पा रहे हैं कि पेमेंट गेटवेज इतने सेफ़ हैं, और आज के टाइम पर तो आपकी वो कैश क्रो वगैरह भी जुड़ गई, जिससे आपको और सेफ्टी वो मिल जाती है। तो क्यों, मतलब ये सारा का सारा आपका क्या है, सर्विस को, कस्टमर सर्विस को इंक्रीज़ करता है। तो सिक्योर भी है डाटा, और क्योंकि इंटीग्रेटेड भी है, क्वालिटेटिव है, बेटर है। कोलैबोरेशन एंड वर्क फ्लो, ऑब्वियस सी बात है ना, इतने सारे डिपार्टमेंट्स भी हैं और बाहर के स्टेक होल्डर्स हैं, कोलैबोरेशन इम्प्रूव होगा, इवन एक्सटेंशन होगा, बहुत आगे बिजनेस बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पता है ना क्रेडिबिलिटी इस कंपनी की इतनी ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा अच्छा से बढ़ता रहेगा। स्टैंडर्डाइज बिजनेस प्रोसेस, ऑब्वियस सी बात है, जो भी काम किया जा रहा है, अभी पुराने ज़माने का तो है नहीं ना कि हाँ चलो कुछ भी बिक जाएगा। अब जो सिस्टम, जो काम हो रहे हैं वो बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से हो रहे हैं। आज क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, प्राइस भी रिलायबल, आप इतना ओवर चार्ज नहीं कर सकते, उतना क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। तो प्रोसेसेस जो हैं, काम जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, आपकी और हर एक एक्टिविटी जो कर रहे हो वो भी एक स्टैंडर्डाइज तरीके से होगी, चाहे पेरोल बन रही है, चाहे ऑपरेशन मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन हो रही है, वो बहुत एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में होगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा, IT, हर एक एप्लीकेशन इन्वॉल्व, ये आप पढ़ चुके हो कि हर एक एप्लीकेशन इन्वॉल्व हो रही है, एक एक्टिविटी के अंदर एप्लीकेशन है, तो क्या है आप प्रॉपर लॉजिस्टिक मेंटेन कर पा रहे हो कि इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज अच्छा हो रहा है, तो इसलिए सप्लाई चेन प्रॉपर है। फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर जो पहुंच रहा है वो बिल्कुल सही पहुंच रहा है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन का फ्लो बेटर है। प्रॉब्लम क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ ERP सॉफ्टवेयर ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा डाटाबेस है, लाखों में पड़ती है। हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू हैव टू हायर सम पीपल कि वो सिखाएं आपको, पहले तो वो टफ है, वो कॉस्टली पड़ेगा। डिफ़िकल्टी इन कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड, जब आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड चेंजेस करने हैं तो डिफ़िकल्टी तो होगी ही, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में भी डिफ़िकल्टी होगी। कॉम्प्लेक्सिटी एंड डिफ़िकल्ट टू यूज़, टफ है और बहुत मुश्किल है यूज़ करना, क्योंकि अलग अलग पेरोल पर कैसे होगा, और भाई ऑर्डर्स पर कैसे होगा, मैन्युफैक्चर के साथ कैसे होगा, सेल्स पर कैसे होगा, तो कॉम्प्लेक्स है, समझना थोड़ा मुश्किल है, तो टाइम लगेगा उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात की थी इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट। ये क्या किया जाता है कि मतलब इंटरनेट क्या है बेसिकली, मतलब हम बात करें आज के टाइम पर ग्लोबली बढ़े हैं हम लोग, बिजनेस ग्लोबल लेवल पर बढ़ा है, तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ज़रूरत क्या है, इन्फॉर्मेशन के एक्सचेंज के फ्लो के बहुत ज़्यादा जल्दी से होने की। तो इसलिए क्या है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन वो बहुत ज़्यादा हो, तो इसीलिए क्या है इंटरनेट लाया गया। इंटरनेट जब आया था स्टार्टिंग में, ARPANET
मिलिट्री में यूज़ हुआ था, मुझे याद नहीं है, 1800 समथिंग 1700 उस टाइम पे। तो अब क्या है आपका इंटरनेट, क्या है इंटरनेट की बात कर रही हूँ, ध्यान रखना। ग्लोबल सिस्टम है इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का, जो क्या है स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, जो सारे डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड को क्या है कनेक्ट करता है। अब वही बात है ना कि इंटरनेट सिस्टम जो भी है, अब पूरे वर्ल्ड लेवल के सिस्टम्स के साथ आप एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट इंटरनेट टेक्नोलॉजी, क्योंकि प्रोटोकॉल इतना वास्ट, इतना हाई लेवल का है। जैसे आप किसी वेबसाइट पर जाना, चाहे वो ऑनलाइन किसी पेमेंट गेटवे पे जाना है, आपको एक्सेस मिल रही है ना। एक्सेस क्यों मिल रही है? बिकॉज यू आर दैट पार्ट ऑफ दैट global internet environment, and with you are connecting that are part of that global environment। इसलिए क्या है एक्सेस कर रहे हो, छोटी से छोटी चीज़ के लिए एक्सेस कर रहे हैं। तो क्या है पूरा वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है, ठीक है। तो वायरलेस और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, इसमें मतलब क्या सारे, चाहे बिजनेस है, पब्लिक है, एजुकेशन है, सरकारी नेटवर्क है, सब क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या है वो सारे नेटवर्क, सभी राष्ट्रों के नेटवर्क्स क्या हैं जुड़े हुए हैं हर स्तर पर, चाहे वो कोई प्राइवेट हो चाहे इंडिविजुअल हो, ठीक है। बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, रिसोर्सेज का, सर्विसेज का। अच्छा, अब हम क्या है एक बेसिकली इसमें होता क्या वो यूटिलाइज करता है, आईपी एड्रेसिंग स्कीम यूज़ करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ करता है, और पीयर टू पीयर नेटवर्क फॉर फाइल शेयरिंग के लिए टेलीफोनिकली। तो पीयर टू पीयर आपका नेटवर्क क्या होता है, आपका यूज़ होता है एक्सचेंज करने के लिए टेलीफोनिकली। एक्स्ट्रा नेट क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है जिसका बेसिकली एक्स्ट्रा नेट मतलब कि जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का तो यूज़ करता है, पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ करता है, लेकिन सिर्फ सिक्योरली अपनी बिजनेस इंफॉर्मेशन या जो भी काम हो रहा है उसको एक्सचेंज करने के लिए अमंग सप्लायर, वेंडर, पार्टनर, कस्टमर। और दायरा छोटा हो गया कि सिर्फ दूसरे बिजनेस और अपने सप्लायर, वेंडर, कस्टमर और पार्टनर्स के साथ, बस उनके साथ। तो मतलब इसमें क्या है स्टेट ऑफ माइंड कह सकते हैं इसको, जिसमें क्या है सिर्फ मतलब दूसरी कंपनीज़ के साथ बेचने, खरीद फरोख्त के लिए या कस्टमर के साथ लिंक करने के लिए उसका क्या है आपका यूज़ हो रहा है एक्स्ट्रा नेट का। और अगर इसको बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंशन कर दिया जाए इन्फॉर्मेशन सिस्टम की कंपनी की दूसरे पार्टनर आउटसाइड से, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो आपके और उसके अंदर सारे इंटरनेट्स भी जुड़ जाएंगे दूसरी अंदर की कंपनी के, तो वो पूरा इंटरनेट बन जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ एक्स्ट्रा नेट क्या होती है? इंटरनेट ही तो होती है। अब इंट्रानेट क्या होता है कि प्राइवेट नेटवर्क है एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक एंटरप्राइज के अंदर, जिसके अंदर क्या होगा आपके लोकल एरिया नेटवर्क्स सारे इंटीग्रेट होंगे, ठीक है, जिसमें लीज लाइन्स हमने बात की थी ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी लैन यूज़ होती थी। पीछे जो नेटवर्क होता था वो DSL पढ़ा होगा कभी, ये लाइन यूज़ होती थी। सिर्फ उसी कंपनी में, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है आप क्या कर रहे हैं लीज लाइंस का यूज़ कर रहे हैं। तो DSL इज़ ऑलमोस्ट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस, ये लीज लाइंस होती हैं। वाइड एरिया नेटवर्क का छोटा पार्ट उनको को तोड़ कर क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ उसके अंदर ही अंदर के अंदर का जो आपके सिस्टम्स हैं उनके लिए ही क्या किया गया है एक नेटवर्क तैयार किया गया है, जिसके कंपनी की इन्फॉर्मेशन और कंपनी के रिसोर्सेज कंपनी के एम्प्लॉयज़ के अंदर अंदर क्या है शेयर किए जा सकें। सिर्फ ग्रुप्स के अंदर भाई टेलीकॉन्फ्रेंसेस हो पाएंगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका बाहर के किसी और स्टेक होल्डर से लेना देना नहीं है। सिर्फ कंपनी के अंदर क्या काम हो रहा है बस वो चीज़ है आपका, ठीक है। इंटरनेट अगर कस्टमर्स को, पार्टनर्स को, सप्लायर्स को किसी और को मिल जाएगा, अगर इसका एक्सटेंशन मैं बना दूँ मतलब थोड़े और लोगों से जोड़ दिया जाए तो वो एक्स्ट्रा नेट बन जाएगा। जैसे एक्स्ट्रा नेट का एक्सटेंशन क्या था? इंटरनेट था, वो वाइड एरिया नेटवर्क हो रहा था पर जा रहा था। फ़ायदा रियल टाइम कम्युनिकेशन है, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो एक्स्ट्रा नेट पे हो, चाहे वो इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट या इंटरनेट। बट बात वही थी कि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन था, वो कुछ आपके डील जिनसे कर रहे थे उनके साथ था, और वो क्या था आपका वर्ल्ड वाइड था। तो रियल टाइम आपका बेटर कोलैबोरेशन हो रहा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो रही है, आप यहाँ सस्ते में कर सकते हो, यहाँ पर भी वो बड़ा था। बट तो क्या है कम्युनिकेशन कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, रिस्पॉन्डेंस टाइम भी क्या है कम हो रहा है, वक्त नहीं लगता है इन्फॉर्मेशन रिप्लाई मिलने में। ब्रिंगिंग अबाउट अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई,
ऑब्वियस सी बात है कि आप क्या करो, डिमांड सप्लाई में प्रॉपर बैलेंस ला पा रहे हो, क्यों, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज बहुत बेटर, जितना चाहिए उतनी सप्लाई मंगाई जाएगी, तो डिमांड के अकॉर्डिंग वो इस मैच हो रही है सप्लाई, तो क्या है आपका लोअर इन्वेंट्री लेवल है, ओवर स्टॉक नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर काम कर रहे हो। और अगर आप यही कॉस्ट रिड्यूस करते रहोगे और बढ़ाते रहोगे तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल एक लेवल पे एंजॉय करोगे। एनहांस सप्लाई चेन रिलेशनशिप, ऑब्वियस सी बात है, इनका यूज़ कर कर क्या कर रहे हो, कंपटीशन भी मैनेज कर पा रहे हो आप अपने इस तरह के नेटवर्क का यूज़ करके, और सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स भी क्या कर पा रहे हो, उनको बढ़ा रहे हो कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के साथ आपका क्या है नेटवर्क है, तो सप्लाई चेन के नेटवर्क बढ़ रहे हैं। अगर आप बड़े लेवल पर इंटरनेट के ऊपर जा रहे हो फिर बहुत बड़े स्तर के ऊपर आपके रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं। यहाँ तो आपका सिर्फ अंदरूनी काम चल रहा था, तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है अगर आप कहाँ आ जाते हो, इंटरनेट के ऊपर आ जाते हो, तो बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। I hope you are getting it clearly and not getting bored. Thank you so much.